हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सुपर टेट साइंस के ध्वनि चैप्टर से बनने वाले 50 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है? वेग से, आवृत्ति से, आयाम से या फिर तरंग दैर्घ्य से? तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयाम से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा वायु में, निर्वात में, जल में या फिर इस्पात में? तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि का वेग इस्पात और ठोस में जो है अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, अर्थग्राम या फिर वाक्य विन्यास? तो ध्वनि की जो मूलभूत इकाई होती है इसे ध्वनिग्राम कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सामान्य ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सामान्य ताप पर ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होगी? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव? तो दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रोवेव का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस स्तर से अधिक की ध्वनि ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? किस स्तर से अधिक की ध्वनि ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 30 डेसिबल, 80 डेसिबल, 100 या फिर 120? 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनियां होती हैं वो ध्वनि प्रदूषक कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्वनि तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, निर्वात में चल सकती हैं या फिर ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं? 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे जो है ये ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती गैस में, ठोस में, द्रव में या फिर निर्वात में? 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में नहीं चल सकती, इसके अलावा ठोस गैस, ठोस, द्रव में चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रस्रव तरंगों का, आश्रव तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, फिर रेडियो तरंगों का? तो सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्रव तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 1000 हर्ट्ज के बराबर, 20,000 हर्ट्ज के बराबर या फिर 10,000 हर्ट्ज के बराबर? 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, वायु में, द्रव में या फिर धातु में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धातु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाया जाता है सिटी स्कैन में किन किरणों का उपयोग होता है? अवरक्त का, प्रसरव का, दृश्य का या फिर एक्स किरणों का? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स किरणों का। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, तो इसका क्या कारण है? एंटीना बहुत छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा से विचलित करती हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है, बी और सी सही है, फिर ए बी सी तीनों सही है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करके वस्तु का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थित और स्थिति ज्ञात करने के लिए, फिर ऑप्शन डी है, वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थित और स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है, उनकी आंख के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। ऑप्शन डी है, पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, अप्रगामी तरंगों की तरह, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, तो इसमें कितनी दूरी होनी चाहिए? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया
सितंबर 2014, अगस्त 2017, अक्टूबर 2017 या फिर सितंबर 2015। तो गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार जो है सितंबर 2015 में देखा गया। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 डेसिबल जो है ये पत्तों की सरसराहट का प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच, जिसे पिच भी कहते हैं, जो निर्भर करता है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणवत्ता पर या फिर आयाम पर। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी है आयाम मॉड्यूलन, नाड़ी संकेत मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन या फिर समय विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आवृत्ति मॉड्यूलन। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्रस्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं प्रस्रव तरंगे, यह कपड़ों से धूल हटाकर इन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है, या स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। उपयोग में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? 10, 30, 5 या फिर 100। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल, 90, 100 या फिर 120 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 डेसिबल जो है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ध्रुवण, प्रवर्तन, व्यतिकरण या फिर विवर्तन। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवण जो है ये ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये ध्वनि तरंगों का वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? फैराडे, हर्ट्ज या फिर सभी। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? हर्ट्ज है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग अधिक होता है, कम होता है, अनंत होता है या फिर एक समान होता है? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक समान होता है। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग जो है एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है, तो मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, प्रस्रव तरंगों का उपयोग, तो प्रस्रव तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा गहराई ज्ञात करने में, यकृत, अग्नाशय, किडनी, हृदय जैसे मानव रोगों के निदान हेतु, तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकन हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी में प्रस्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है, तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पैराबैंगनी, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या फिर वायु में ध्वनि तरंगे। 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वायु में ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, वेग पर या फिर तीव्रता पर। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, महिलाओं की तीखी आवाज के कारण होती है नीची आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, तीखी स्वर या फिर मजबूत कंठ छंद। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च आवृत्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। ऑप्शन डी है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है?
35 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जो ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और जो प्रकाश तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड, एक्स किरण या फिर गामा किरण? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है तो समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1531 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कोई ध्वनि जब कम समय में कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परिवर्तित होती है तो होता है प्रतिध्वनि स्थान, अपवर्तन, प्रतिध्वनि या फिर परावर्तन? 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिध्वनि। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? धातु से, फाइबरबोर्ड से, रबड़ से या प्लास्टिक से? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इसे फाइबरबोर्ड से ढका जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनगूंज कितने देर तक कायम रहती है? 1 सेकंड, 0.2, 0.1 या फिर 0.5 सेकंड? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.1 सेकेंड तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, प्रकाश की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक या फिर ध्वनि की चाल से कम? तो जो पराध्वनिक विमान होते हैं ये ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से उड़ते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक से, नॉट से, रिक्टर से या फिर हर्ट्ज से? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्न में कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पैराबैग्नी, रेडियो तरंग, एक्स किरण या फिर वायु में ध्वनि तरंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु में ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्न में कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण या फिर विवर्तन? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवण जो है ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट का नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगों का, प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का या फिर सूक्ष्म तरंगों का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियो तरंग का। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है अवरक्त किरणें, प्रसरब, दृश्य प्रकाश या फिर एक्स किरणें? जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, एक्स किरणें। सीटी स्कैन में एक्स किरणों का उपयोग होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है अपवर्तन, प्रतिध्वनि, कंपन या फिर संपीड़न? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस एवं सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तरंग एवं वेव, दोलन, आवृत्ति या फिर आयाम? 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आयाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।